Hello students, in the last period we had learned about the historiography development in the West. I told you about the prime information about the lesson, about history, how history is important, which kind of information get us from the history, and many of us thinking that history is very boring subject. So I told you different example that history is not a boring subject, it is a very important subject and all. So there are two lessons in 10th standard history. First lesson is historiography developing in the West, and another one is historiography tradition in India. तो आपको ये देखना है कि फर्स्ट लेसन में कि हिस्टोग्राफी में मतलब इतिहास लेखन में जो वेस्टर्न कंट्रीज के फिलोसोफर्स है उनके क्या सोचे, और सेकंड लेसन जो है उसमें इंडियन ट्रेडिशंस में हिस्ट्री किस तरीके से लिखी जाती है या किस तरीके से उसको डेवलप किया जाता है, उनकी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। ये हमको यहाँ पर देखना था। तो हमने लास्ट लेसन में थोड़े से लास्ट पीरियड में थोड़ा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देखा था। अब हमको यहाँ पर देखना है जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स है उन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि जब आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो या किसी सब्जेक्ट के बारे में आप खोज कर रहे हो या किसी नतीजे तक आपको पहुंचना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, ये यहाँ पर इन्होंने हमको बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर 6 पॉइंट्स है। जब भी आप किसी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो या किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको कुछ रिसर्च करना है, किसी चीज़ के ऊपर आपको खोज करके कुछ लिखना है, then you have to follow these points. The first point is here given by the Western philosophers that examining the relevant references of the available historical information. आप अगर आपको सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको शिवाजी महाराज के एरा के बारे में कुछ लिखना है या शिवाजी महाराज का सपोज एक आधा लेटर आपको मिलता है कुछ जमाने का, तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा कि वो लेटर सच में शिवाजी महाराज के ज़माने का है क्या। आपको देखते बराबर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। उस ज़माने के और डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ आपको अवेलेबल हो सकते हैं आपको वहाँ जाना है, उसको चेक करना है। वहाँ की लेटरिंग स्टाइल, इंक, जिस तरीके का पेन वहाँ पर यूज़ किया गया है, वहाँ पर जो सील है उसी सेम एरा की सील, उसी टाइप का लेटर, उसी टाइप का पेज, उसी टाइप की इंक अगर कहीं पर आपको देखने को मिलती है, देन यू कैन say that this document is related to the same era. Another point is that collecting the historical information highlighting the processes that lead to historical transition, carrying comparative analysis. आपको comparative analysis भी करना है उसका। मतलब एक एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो जैसे कि ब्रिटिश के रूल के समय ब्रिटिश को हमारे इंडिया से भगाने के लिए दो पार्टियां वर्क कर रही थी, एक थे एक्सट्रीमिस्ट और दूसरी मॉडरेट। जो मॉडरेट पार्टी के लोग थे, जो मॉडरेट ग्रुप के जो लोग थे, उनका ऐसा मानना था कि नहीं, हम ब्रिटिशों से हमको फ्रीडम तो लेनी है बट कैसे, विदाउट एनी रेवोल्यूशन, विदाउट एनी वायलेंस नहीं करना है, खून खराबा नहीं करना है, शांति के मार्ग से हमको उनसे फ्रीडम वापस लेना है। मगर एक्सट्रीमिस्ट का सोचना कुछ अलग था। एक्सट्रीमिस्ट का सीधा बोलना था कि नहीं, वो जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से हमको वो टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, कितने साल हो गए, बट तो हम उनको नॉन वायलेंस तरीके से नहीं भगा सकते, हमको उनको उनके तरीके से ही समझाना पड़ेगा। ऐसी सोच रखने वाला भी एक ग्रुप था जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कहते थे। तो इन दोनों में स्प्लिट हो गया। तो इस तरीके से हमको जब हम किसी चीज़ के ऊपर एनालिसिस करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो हमको उनको कंपैरेटिवली चेक करना होता है, दोनों बाजू देखनी होती है कि किस कारण से आज की कंडीशन जो आपके सामने है उसके रीजंस क्या है, ये हमको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये चीज़ को भी हमको यहाँ पर ध्यान देना। तीसरी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग द टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट एंड आल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। आपको एक फ्रेमवर्क में काम करना है, आपको इधर उधर भागना नहीं है, एक कंप्लीटली फ्रेमवर्क में काम करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, अगर आपको 1947 के फ्रीडम के बारे में बताना है तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है या जो भी आपके पास एविडेंस है उसको एक फ्रेमवर्क में आपको जोड़ना पड़ेगा, सीरीज बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एग्जांपल दिया था, उसके बाद स्पीड टू इंडिया मूवमेंट हुई और उसके बाद हमको फ्रीडम मिली थी। तो इनको आपको एक फ्रेमवर्क में वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आप सही दिशा में आपका रिसर्च कर पाओगे। उसके बाद है फॉर्मुलेटिंग द रिलेवेंट क्वेश्चंस इन द व्यू ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट मिला है, एविडेंस मिले हैं या आपकी सही दिशा में आप जा रहे हैं चेक करने के लिए, आपको उस चीज़ को अलग अलग एंगल से चेक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको 10 का सम बताया था कि 10 किन दो नंबरों का सम है, तो आप लोगों ने प्रूफ किया था 5 + 5 भी 10 होता है,
4+6 भी 10 होता है, 3+7 भी 10 होता है। इस तरीके से हर एंगल से जब चेक करने के बाद आंसर सेम आ रहा है तो आप ऐसा सोच सकते हो कि नहीं, आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो स्टडी है सही दिशा में जा रही है। उसके बाद का क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट है क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आपको पता है कि हिस्ट्री की स्टडी के लिए हम लोग एक्सटर्नल भी और नाइन स्टैंडर्ड में इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज है, लिटरेरी सोर्सेज है। हर तरीके के सोर्सेज में आपको ढूंढना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती है क्या, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा। और जब आपको ऐसा लगे कि नहीं कि जो हम जिस दिशा में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं वो सही दिशा है, तो आपको आपका रिसर्च मतलब एक डेस्टिनी तक सही तरीके से पहुँचेगा। उसके बाद एक फॉर्मेलिटी हाइपोथेसिस, और जब आपको सब तरीके से आप उसको चेक कर लोगे तब आप एक किसी नतीजे पे पहुंच सकते हो कि नहीं अब हमारा रिसर्च कंप्लीट हो गया, जो हमको ढूंढना था, जो दुनिया के सामने रखना था, हम उसके हिसाब का हमारे पास अभी एविडेंस है। और तब जाके आप जब हिस्टोग्राफी लिखोगे या इतिहास लेखन का जो भी पॉइंट पे आपको रिसर्च किया है, आप जब लिखोगे तो आपको दूसरा फिलोसोफर, दूसरा थिंकर, दूसरा हिस्टोरियन आपको चैलेंज नहीं कर पाएगा। अदरवाइज वो चैलेंज आपको करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने 10 का ही एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि 10 के सब अगर देख रहे हो आप 5+5 10 होता है, 4+6 भी 10 होता है। अगर किसी ने बोल दिया कि आपने अगर उसमें एक गलत एग्जांपल दे दिया है, सपोज भाई 7+4 भी 10 होता है, तो अगले वाला आपको चैलेंज करेगा, नो दैट इज रॉन्ग, 7+4 10 नहीं होगा, वो दैट इज 11। तो इस तरीके से आपको अगर आप सही तरीका से सही दिशा से आप रिसर्च करोगे तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो these are the some points for historical research method. Now we will going to learn about some other sources which help to understand to get a proper information for your research and all. Look at here. The first one is there, methods of various disciplines are useful in the historical research. For example, archaeology. Look at archaeology means क्या है, डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर हिस्टोरिकल साइट्स पर जो कुछ ढूंढा मिलता है उनको डगिंग करते समय उन चीज़ों को कलेक्ट करके रखने की एक जगह जिसको हम लोग आर्कियोलॉजी बोल सकते हैं। आर्काइवल साइंस, आर्काइवल साइंस एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किसी राजा महाराजा के बारे में अगर कुछ लिखा होगा, किसी राजा महाराजा के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्स है, उनके बारे में किसी ने बायोपिक लिखा है, ऑटोबायोग्राफी, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी म्यूजियम में कहीं ना कहीं सेव होती है, इसको हम लोग आर्काइवल साइंस बोल सकते हैं। उसके बाद है मनुस्क्रिप्टोलॉजी। मनुस्क्रिप्टोलॉजी का मीनिंग होता है कि हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। आपको पता है कि 1450 में प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुआ था, बट उसके पहले का हिस्ट्री नहीं थी क्या, उसके पहले भी हिस्ट्री थी। मनुस्क्रिप्टोलॉजी, मनुस्क्रिप्टोलॉजी मतलब हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, जिसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट कुछ राजा महाराजों के बारे में, उनके दरबार में दरबार के किसी एक आधे सदस्य ने उसके बारे में जो कुछ लिखे रखा है हैंड रिटन में, वो सारी चीज़ों को हम लोग मनुस्क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं। देन है नुमिस्मैटिक, स्टडी ऑफ कॉइन्स। नुमिस्मैटिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स, ऐसा डिपार्टमेंट। अगर आप कॉइन्स, किसी को कॉइन कलेक्शन करने की एक मतलब फैशन होता है, तो कॉइन कलेक्शंस के ऊपर से भी हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को मतलब पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कॉइन मिलता है, किसी एक ओल्ड एज का कॉइन मिलता है, वो गोल्ड से बना हुआ है, तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि देयर वाज इकोनॉमिकल कंडीशन वाज टू गुड, मतलब वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन, जिस भी जगह के एरा में कॉइन बना है उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी रही है, तभी तो सोने का कॉइन बना है ना। वहाँ पे आपको बहुत सारे राजा के चित्र भी दिए होंगे, या जिस ईयर में वो कॉइन बना है वो वहाँ पर लिखा होगा, छपा होगा, उससे भी आपको हिस्टोरिकल रिसर्च करने में हेल्प हो सकती है। उसके बाद है लिंग्विस्टिक, भाषा की स्टडी। जिस तरीके से जिस भाषा में वो डॉक्यूमेंट आपको मिला है, जिस भाषा में वो लिखा हुआ है, उसके ऊपर से भी आप उस ज़माने का अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस भाषा का वहाँ पे राज दरबार में यूज़ हुआ करता था, उसकी लिखने की स्टाइल क्या थी, ये सारी चीज़ों का आपको वहाँ से मतलब इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देन जीनियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लीनेज। जीनियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लीनेज। आप लोगों ने डिस्कवरी के ऊपर बहुत सारे ऐसे एग्जाम सीरियल्स देखे होंगे, हर एक जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स के एज के ऊपर, उनके एडाप्टेशन के ऊपर वहाँ पर वीडियो बने। जैसे
हम लोग अगर बंदर के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो आपको डिस्कवरी के ऊपर बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि उनकी शुरुआत कैसे हुई, किन किन तरीकों के वो होते हैं, उनके खान पान के तरीके क्या होते हैं, उनके जीन्स कैसे होते हैं, उनमें कैसे भी वक्त के हिसाब से किस तरीके से चेंजेस हुए। इस तरीके की जो स्टडी होती है उसको जीनियोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ लीनियज। तो these are the some sources for understanding the history. In the further period we will going to understand the tradition of historiography. मतलब हमको ये देखना है कि हिस्टोग्राफी की जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, वो कब से चलती आई है और आज के दौर की जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है उससे पहले की हिस्टोग्राफी कैसी थी, वो हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। टिल देन बाय।